नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश की जमीन से चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 27 और भी नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है। तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री का यह दौरा एक तरह से चीन की हरकतों पर लगाम लगाने का बड़ा संदेश है, क्योंकि सियोम ब्रिज रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। करीब 100 मीटर लंबे सियोम ब्रिज से अब भारतीय सैनिकों की एलएसी पर आसानी से तैनाती हो सकेगी, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम कहा जा सकता है। सियोम ब्रिज से चीन की नापाक हरकतों पर अब लगाम लगेगी। यही कारण है कि चीन सियोम ब्रिज के निर्माण के खिलाफ था। बीआरओ ने पिछले 5 साल में यहां पर 3097 किलोमीटर सड़क का निर्माण अरुणाचल प्रदेश अकेले में किया है। इससे सरहद भारत की स्थिति कितनी मजबूत हुई है, इस पर आज हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों से। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन विकास कार्यों पर क्या कहा। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति एक विश्वास की भावना भी विकसित हो सके। बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में जिन सड़कों का निर्माण किया है, उनमें से कई सड़कें एलएसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में हैं। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के सुधार से जुड़ी योजनाओं की तारीफ की और कहा कि सैन्य बलों के लिए ये परियोजनाएं लाभकारी साबित होंगी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों में रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इन परियोजनाओं से यह बहुत स्पष्ट संदेश उभरता है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एक मैसेज ये कन्वे कर रहा है। केवल इन प्रोजेक्ट से केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ही नहीं, बल्कि इससे ये भी प्रूफ होता है कि केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हमारे जितने भी जो हिमालयन बेल्ट है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में कोई भी चूक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। पिछले कुछ सालों से चीन की सीमा पर जिस तरह से भारत तेजी से विकास कार्य कर रहा है, सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है, उससे चीन से निपटने में कितनी मदद मिलेगी और सरहद पर भारतीय सेना कितनी मजबूत होगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और चीन की सरहद पर और खासकर तवांग इलाके में तैनात रहने का उन्हें अनुभव है। इसके अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी, जो एक पैनी नजर रखते हैं रक्षा से जुड़े मामलों में। सबसे पहला सवाल मेरा मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी आपसे है। जो आज सियोम ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, इस ब्रिज का विरोध किया था चीन ने, तो ये ब्रिज कितना महत्वपूर्ण है भारतीय सुरक्षा बलों के लिए? सबसे पहले मैं तहे दिल से दूरदर्शन न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया है। जहां तक आपका सवाल, ये सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 पहलुओं को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि भारत, चाहे आप कितने भी कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करीब करीब 20-30 साल पीछे पड़ा था। लेकिन 2014 से लेके अभी तक, अभी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकल लीडरशिप में, इन्होंने काफी पहलाव के साथ बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। और ये जो ब्रिज, खास तौर पे जो ब्रिज आप कह रहे हैं सियोम ब्रिज, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है और इसका रोकने का कारण बहुत कुछ है, लेकिन इतना कम समय में कवर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि इस ब्रिज के वजह से हमारा रेस्पॉन्स मैट्रिक्स भारत के फौज का
कोई गुना बढ़ के, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के तरह इसको आप बोल सकते हैं। हमारा स्पीड ऑफ मोबिलाइजेशन और जो लास्ट लाइन कनेक्टिविटी है, यानी कि रिमोटेस्ट गांव और जो विलेजेस हैं बॉर्डर के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ, काफी हद तक ये बहुत जो पेंडिंग पड़ा था पिछले कुछ सालों से, ये काफी हद तक ये अचीव हो गया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे मैन मटेरियल या कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट की आप आशा रखते हैं या बुनियादी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, आप मान के चलिए इस पुलिये के जरिए से हमारा फास्टर सप्लाई चेन मैनेजमेंट नंबर 1, नंबर 2 मेंटेनेंस, ये जितने भी सारे रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिजेस बन रहे हैं आगे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, ये सारे हाई अल्टीट्यूड एरिया में आते हैं। इनका सीमेंट क्योरिंग और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन इस पुलिया की वजह से हमारा काफी स्पीड बढ़ जाएगा। और मैं मान के चलता हूं कि जितना हम पीछे पड़े थे अभी तक, इससे कोई गुना कोई हद तक बहुत कम समय में हम इसको पूरा कर पाएंगे। बैक टू यू प्लीज। अजय बनर्जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हमारी एक सोच थी कुछ साल पहले तक कि हिमालय पर अगर हम इस तरह का विकास करेंगे तो इसका लाभ चीन उठा सकता है, वो अंदर आ सकता है, और ये सोच को बदलना, जिसको बाद की सरकारों ने माना भी कि ये सोच गलत थी, सोच को बदलना कितना मुश्किल था और कितना चैलेंजिंग था ये? जी बिल्कुल, ये सोच जो आपने जिक्र किया, ये सोच तकरीबन 2005-2006 में फैसला लिया गया कि ये जो सड़कें हैं सीमावर्ती इलाकों में इनको बनाया जाए, और उसके बाद से काम शुरू हुआ। इसमें गति आई है पिछले 5-6 साल में। अभी आपने भी आंकड़े दिखाए, कोई 5 साल के अंदर करीबन 5000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं LAC के आसपास, यानी चीन लगता हुआ सीमावर्ती इलाके के आसपास, और वो 5000 किलोमीटर सड़कों पे तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब ये मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ये सड़कें कोई नॉर्मल सड़कें नहीं है कि आपने एक सड़क बना दी, एक्सप्रेसवे बन गया। ये सड़कें बन रही हैं बड़ी दुर्गम इलाके में, बहुत जटिल काम है वो सड़कें बनाना। ये एल्टीट्यूड 13,000, 14,000, 12,000, 11,000 फुट पर है, जहां पर बर्फबारी रहती है साल में करीब 5-6 महीने। चीन के पास हमारे से ज़्यादा एडवांटेज है कि उनके पास तिब्बत का प्लेटो है, वो एक फ्लैट एरिया है जहाँ बर्फ़ तो पड़ती है मगर वहाँ पर इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है वहाँ ऊपर तक पहुँचने की। यहाँ और जहाँ इस ब्रिज की आप बात अभी कर रहे थे, अरुणाचल की जितनी भी वैलीज़ हैं, अरुणाचल की वैलीज़ इंटरकनेक्टेड नहीं है, यानी एक वैली से दूसरी वैली में जाने के लिए कनेक्शंस मिसिंग हैं। वो दुर्गम इलाके हैं, जंगल का इलाका है, वहाँ आबादियाँ नहीं हैं। तो जब सेना वहाँ चलती है उसमें इंटर वैली कनेक्शन चाहिए एक घाटी से दूसरी घाटी में जाने के लिए। तो जो सड़कें बन रही हैं, जैसे ये स्योम का ब्रिज है या एक अरुणाचल हाईवे बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है, एक अरुणाचल के ऊपर की तरफ बन रहा है, तो उस हाईवे से हमकी जो सेनाओं की जो मूवमेंट है उसमें फायदा होगा, और साथ साथ जो लोकल पॉपुलेशन वहां रहती है, जितनी भी रहती है, उसका भी फायदा होगा कि वहां पर कोई डॉक्टर पहुंचेगा, कोई अस्पताल पहुंचेगा, कोई फैसिलिटी पहुंच सकती है। ये फायदा सबसे बड़ा होगा इन सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाने का। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, ये बताइए कि जब इस तरह का विकास कार्य होता है तो सेना के मनोबल पर, जो सरहद पर तैनात सैनिक हैं, उनके मनोबल पर इसका कितना असर पड़ता है? प्रखर, ये बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। इसका तो मैं कहूंगा कि मनोबल के ऊपर ये बहुत गुना बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो आम नागरिक को समझ में नहीं आता है कि ये रोड बनने से एक सैनिक जो सामने डिप्लॉयड है उसके लिए फायदा कैसे कैसे छोटे छोटे चीजों के ऊपर। हमारे पास हथियार इस किस्म की हैं, टर्निंग रेडियस रोड का मोड़ की वजह से, जैसे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आप बता रहे हैं कि हमारा जो हिमालयज हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ये जितने स्पर लाइन्स हैं, आप मान के चलिए मैकमोहन लाइन या जो वाटरशेड लाइन है, यहां से नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट पे सारे आते हैं स्पर लाइन्स। इसलिए एक वैली से दूसरी वैली जाने के लिए री एंट्रेंट या नाले के अंदर घुस के फिर बाहर निकलना पड़ता है। तो और काफी मोड़ होते हैं रोड में। तो रोड अगर नहीं होगा, हमारे पास इस किस्म की गन्स हैं, हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, इनको आगे हम डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये रोड जो बन गया है अभी या बन रहा है, इसके वजह से काफी स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स आगे तक लेके बहुत करीब डिस्टेंस पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। नंबर 1, जब हथियार और सपोर्टिंग आर्सेनल्स आगे आ जाते हैं, एक सैनिक के मन में काफी एक प्रभाव पड़ता है। उसको मालूम है कि हमारा जो छोटे छोटे टैक्टिकल लेवल पे ऑपरेशन होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े हथियार और बड़े बड़े कम्युनिकेशन सिस्टम आगे आके डिप्लॉय हो रखे हैं। उनको रियल टाइम खबर मिल सकता है, उनको रियल टाइम टारगेट जो सिलेक्शन होता है वो कर पाएंगे।
और पहाड़ी के उस तरफ, चाइना की तरफ, जो अभी तक हमें पता नहीं चल रहा था, ये इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी और रोड कनेक्शन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी काफी बढ़ोतरी ये हासिल कर सकते हैं। इसके वजह से जो चीज हमें ना दिखता था, ना सुनाई देता था, अभी हमें वो चीजें सुनने में मिलेगा और देख भी पाएंगे। ये सारे चीज इसी तरह हेलीपोर्ट हो, हेलीपैड हो, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हो या एयर स्ट्रिप हो, यह आसानी से हम बना सकते हैं और काफी तेजी रफ्तार से जो हमारा जो गैप अभी बढ़ गया है चाइना के साथ, उसको हम काफी जल्दी और फास्ट स्पीड के साथ उसको हम मेकअप कर सकते हैं। बैक टू यू प्रकाश। अजय जी, जो मेजर जनरल साहब ने बात कही, वही उसी बात को मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अरुणाचल के दूसरी तरफ यानी चीन के इलाके में चीन ने काफ़ी विकास किया है, सच को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भारत को उस विकास की रफ्तार उतनी कितनी करनी पड़ेगी कि चीन के साथ वो मुकाबला कर सके और दोनों तरफ बराबरी से ये नजर आए, अगर कोई देखे कि हाँ हमारा भी विकास उतना हो चुका है, तो इसके लिए कितना अभी और समय लगेगा और क्या रणनीति उसके लिए अपनानी पड़ेगी? जी, पहली बात तो दोनों देशों की जो रणनीति है, सामरिक रणनीति जिसे स्ट्रैटेजिक पॉलिसी कहते हैं, वो फर्क है। चाइना जो है, उन्होंने अरुणाचल के बिल्कुल सामने एक एयरपोर्ट बनाया, उसका नाम है निगीची। वहाँ पर पूरी की पूरी उन्होंने टाउनशिप बसाई है। उनके पास थोड़ा वहाँ इलाका जो है फ्लैट है और हमारे पास ऐसी पहाड़ियाँ हैं कि जहाँ पर इंसान जाकर रह नहीं सकता है, 6-8 महीने बर्फ़ पड़ती है। निगीची उन्होंने बनाई है, एक सड़क बना रहे हैं जो कनेक्ट करती है अरुणाचल के साथ साथ ऊपर, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी जिसे सैंगपो कहते हैं तिब्बत में, वो घूमती है। नामचा बरवा एक पहाड़ी का नाम है, करीब 25,000 ऊंची चोटी है, उसके पास से ब्रह्मपुत्रा घूम के वापस आती है, इंडिया में घुसती है वापस। जब इंडिया में घुसती है, वो इलाका सबसे जटिल और दुर्गम इलाका है उस इलाके का, उसके पास भी चीन रोड बना रहा है। चीन के पास जो कहते हैं धनराशि हमसे ज़्यादा है, थोड़ी सी इकॉनमी हमसे बड़ी है, तो उनका फोकस हमारी सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि दो किस्म का यूज, एक तो सिविल यूज, एक मिलिट्री यूज। अब जैसे वहाँ पर उन्होंने जो गांव बसाए हैं ऊपर की तरफ, जिनके 100 घरों का गांव है, 200 घरों का गांव है, या ये निगीची एयर स्ट्रिप बनाई है, ये मान लीजिए गांव नहीं है, ये आप लग रहा है कि लोग वहाँ रह रहे हैं, वो लोग नहीं रह रहे हैं, वहाँ सेना के लोग रह रहे हैं। और वो गांव में डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर सैटकॉम टर्मिनल लगे होंगे, वहां पर मिसाइल के बेस होंगे, ये सब चीजें उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली हैं अपनी तरफ। ये नहीं कि हमारी तरफ भी इस्टेब्लिश नहीं है, हमारी तरफ भी इस्टेब्लिश्ड हैं सैटेलाइट टर्मिनल, जैसे भी जनरल सुधाकर जी भी बता रहे थे, सैटेलाइट टर्मिनल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और बहुत ही पैनी नजर रखी जा रही है चीन के ऊपर। तवांग के इलाके में यूएवीज डिप्लॉयड हैं, सेना के हेलीकॉप्टर डिप्लॉयड हैं, सेना के जवान बिल्कुल मुस्तैद और बिल्कुल खड़े हैं सामने सरहद पर। ये दोनों तरफ से जिसे कहते हैं एक बराबरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। हम थोड़ा कैचअप कर रहे हैं चीन से, चीन थोड़ा हमसे आगे चल रहा है, पर मेरे को उम्मीद है कि हम जरूर कैचअप कर जाएंगे आने वाले 5-7 सालों के अंदर। अजय, आज बीआरओ ने विजन 2047 दिया है, क्या ये विजन उसी से रिलेटेड है? जी बिल्कुल, आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो जाहिर बात है कि हम एक बड़ी इकॉनमी होंगे, बड़ा मुल्क होंगे, और उम्मीद है कि हम बड़ी बड़ी ताकतों के साथ एक हमारा नाम तब तक पूरा हो जाएगा। अब तक जैसे हमारा नाम लिया जा रहा है, लेना शुरू हुआ है कुछ पिछले सालों में, वो उम्मीद है कि 2047 में पूरा हो जाएगा। बीआरओ ने एक नई टेक्नोलॉजी इंडक्ट करी है, जिससे वो सड़कों की बनावट की तेज़ी बढ़ा दी है। उन्होंने ये टेक्नोलॉजीज उनसे बाहर से ली हैं, प्रोसेसेस रक्षा मंत्रालय ने तेज़ किए हैं, प्रोसेसिंग यानी फाइल वर्क तेज़ किया है, बजटरी एलोकेशन यानी जिसे कहते हैं कि पैसे उनको जो एलोकेट करते हैं बजट में, वो बढ़ाए गए हैं, स्पीड बढ़ाई गई है, प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाई गई है, प्रोजेक्ट्स को बांटा गया है आगे, ताकि ठेकेदार लोग जो आगे काम कर रहे हैं, बीआरओ के इंजीनियर साथ में काम कर रहे हैं, सेना के इंजीनियर काम कर रहे हैं, सेना की प्रायोरिटीज़ ली गई हैं, क्या प्रायोरिटीज़ है, किस सड़क पे क्या प्रायोरिटी और हमें कितनी जल्दी चाहिए, और किस रोड का कहाँ कनेक्शन चाहिए, किस रोड का कितना क्लास होना चाहिए। क्लास में आपके दर्शकों को बता दूं, जैसे आज का जो पुल है जिसकी बात चल रही है, वो 70 क्लास का पुल है। देखने वाले जानते हैं 70 क्लास का मतलब होता है एक व्हीकल जो 70 टन माल लेके जा सकता है, उसके ऊपर से 70 क्लास उसे कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामरिक दृष्टि के लोग समझ गए होंगे मेरी इस बात से कि इस पुल की ताकत क्या है। सुधाकर जी, बीआरओ का जो अजय जी भी जिक्र कर रहे थे, बीआरओ का जो बजट है वो इस साल 40% के आसपास बढ़ाया गया, और हमने देखा कि 2020 में जब गलवान में झड़प हुई थी, उसके बाद बीआरओ ने पिछले 3 साल में बहुत तेजी से कार्य किया है। तो आपने भी अपने दौर में बीआरओ के साथ काम किया, और आज का जो बीआरओ है, इसमें आप क्या अंतर देखते हो? जब बजट बढ़ता है, उसको एक सरकार का साथ मिलता है, तो विकास की गति में कितनी तेजी आती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछ रहे हैं। उसके उत्तर में सिर्फ इतना कहूंगा मैं कि जो मेथोडोलॉजी है और सैंक्शनिंग अथॉरिटी, इसका एक डेलीगेशन ऑफ पावर होता है डीजी बीआरओ के तक। 2014 नहीं, मैं कहूंगा 2020 के बाद, ये गलवान इंसिडेंट के बाद हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चेंज हुए हैं,
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा काफी हद तक हमें और गहराई में जाना है। और ऐसा ना हो कि पैसा हमें चाहिए डीजी बीआरओ को, वो उनको मिल नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो कोई कारण की वजह से उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका हाई अल्टीट्यूड इलाका है, तो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन या कोई सीमेंट का काम जो होता है, उसका जो वर्किंग सीजन है, ये करीब करीब 12 महीने में से सिर्फ इफेक्टिवली आपको 2 महीने मिलते हैं। 2 महीने के अंदर आप इंतजार करना पड़ता है। अगर सीमेंट के बैग मान लीजिए 400 रुपया आज आपका प्लेन एरिया में है, वहां पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम 600-700 रुपया हो जाता है पर बैग। बाकी रॉ मटेरियल सही टाइम पे मिल नहीं पाते हैं। जब मिलते हैं तो सीजन आता है, विंडो आके वो निकल जाता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से ये पूरा जो प्रॉब्लम है इसको हल करने का प्रयास करना चाहिए, और हो रहा है। और लेकिन जो फंड की वजह से, जो फंड कमी होने की वजह से जहां जहां से रुकावट थे पहले, ये काफी हद तक मेरे ख्याल से काफी सलाह मशुरा करके ये सारे उसको मसले को हल करने की कोशिश किया जा रहा है। एक चीज मैं सिर्फ आप सबके सामने हमारे ऑडियंस के लिए मैं पेश करना चाहूंगा जी, कि हमें देखना है कि ये जो रोड बना रहे हैं, नंबर 1 ये हमें कबूल करना पड़ेगा कि ये यंग हिमालयज हैं, रोड बना देते हैं, लेकिन ये लैंडस्लाइड बहुत जबरदस्त और बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। रोड्स दे गेट वॉश्ड अवे लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट की वजह से, तो इसलिए मेंटेनेंस को ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो प्रोसीजर है, तनख्वाह जो रोड कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, उनका जो तनख्वाह है बीआरओ पर्सनल एंड ऑल, इसको एक लेजिस्लेशन करके एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट के जरिए से इसको अमेंड करना निहायत आवश्यक है, ताकि रोड कंस्ट्रक्शन अलग हो जाए और तनख्वाह अलग हो जाए। और तीसरा चीज मैं कहूंगा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, मेरे अंदाज से अगर पीपीपी के जरिए से ये काम होगा, इसका रुकावट इसलिए हो रहा है, एक्चुअली समय कम होने के नाते हम कवर नहीं कर सकते। एक इनर लाइन परमिट है कहते हैं, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहूंगा कि समय आ गया है। मैं आर्टिकल 370 को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन समय आ गया है। अगर एक हिंदुस्तान को 2047 तक अगर एडवांस नेशन होना है, तो ये सारे जितने परमिट जो है, इसको एक रिविजिट करके एक नया नियम कानून करना चाहिए, ताकि इस इलाका में आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस आ सकता है, इंडस्ट्री इसके अंदर आके लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन और लाइवलीहुड इंप्रूव किया जा सकता है। बैक टू यू प्रभु। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी और अजय बनर्जी, आप बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन चर्चा में अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी।
हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर चीन को करारा जवाब दिया है और अरुणाचल की ज़मीन से रक्षा मंत्री ने आज 28 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। और इसी पर हमारी चर्चा चल रही है कि अगर हम सरहद पर जिस तरह से हम शक्तिशाली हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, उससे भविष्य में भारत के सैन्य बलों को कितना लाभ मिलेगा। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी। सुधाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब विकास कार्य होता है सरहदी इलाकों में, जैसा कि अजय ने ब्रेक के पहले कहा था कि जब ये विकास होता है तो वहाँ रहने वाली जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका ही विकास होता है। और जब वो लोग, उनके पास खुशहाली आती है, जब वो इस विकास कार्य से उनके मन खुश रहता है, तो इससे जो कोऑर्डिनेशन है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का और सेना का, उसको मजबूत करने में कितनी मदद मिलती है? बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। देखिए, मदद तो बहुत जबरदस्त मिलता है, लेकिन चंद एक चीजें हैं, पहलू हैं, इनके ऊपर ध्यान देना निहायत आवश्यक है। सबसे पहला चीज है, ये जो इलाका है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत बहुत कम है कंपैरेटिवली, नंबर एक। नंबर दूर दूर बस्तियां हैं। नंबर दो है जो लैंड रूल है, ये कम्युनिटी बेसिस पे लैंड ओनरशिप माना जाता है। और जब कोई रोड बनाना चाहते हैं या कोई आप सिक्योरिटी के लिहाज से हेलीपैड बनाना चाहते हैं, एएलजी बनाना चाहते हैं, ये जो लैंड एक्विजिशन है इसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं एक चीज को थोड़ा सा ज्यादा जोर देना चाहता हूं, इसमें जो पब्लिक सपोर्ट है, इसमें एक ओनरशिप, एक प्लॉट या एक लैंड का अगर ओनरशिप एक आदमी है, उस इलाके में आपको कम से कम 30-40 लोग मिलेंगे। इसलिए मैं कम्युनिटी ओनरशिप की बात कर रहा हूं। और 40 लोगों को मना के अगर वो लैंड को एक्वायर करना है, बहुत बड़ा चुनौती होता है। ये डीजीबीआरओ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए लोगों की सपोर्ट होना निहायत आवश्यक है। जब आपका जो सवाल है किस हद तक इनको मदद मिलेगा, जरूर मदद मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उनका डेली जो लाइवलीहुड है, पहले कोई कुछ तनख्वाह नहीं मिलता था, तो नरेगा का जो सिस्टम है उसके जरिए से लिमिटेड इनकम होता था। लेकिन अभी ये रोड कंस्ट्रक्शन हो, कल्वर्ट हो, एएलजी हो, कभी इस किस्म की चीजें होते हैं। मैं तो कहूंगा उसके आगे की तरफ सोचना चाहिए देश को, किस तरफ टूरिज्म बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि एक चीज देखिए, अगर आपकी इजाजत है 1 मिनट में मैं कहना चाहता हूं, हमें चंद एक चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, हम पीछे पड़ गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी काफी जोरदार सरकार जो है बहुत प्रयास कर रही है इसको मेकअप करने की। हमारे सामने चंद एक चुनौती है, उसको जितना जल्दी हम पहचानेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। नंबर 1, चाइना एक नया लैंड बॉर्डर लॉ इंप्लीमेंट किया है 1 जनवरी 2022 से। लैंड बॉर्डर लॉ का मीनिंग क्या है? लैंड बॉर्डर लॉ का यह मीनिंग है कि ऐसा जगह को वो क्लेम करना, जो क्लेम्ड लैंड है उसको कैप्चर करने की इजाजत दे रहे हैं पीएलए या जो सिविलियन पॉपुलेशन है। नंबर 2, 628 गांव को उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं अक्टूबर 2022 तक बॉर्डर के साथ साथ। नंबर 3, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि फौज आके रह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उनका कोशिश ये है कि हैंड चाइनीज को लाके लोकल पॉपुलेशन के साथ मिला के उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उनका हर महीना तनख्वाह दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाओ वहां पे रहो, उस मकान में, उस गांव में रहिए। ये जितने भी गांव हैं, बस 2 और पॉइंट अगर आपकी इजाजत है तो ये ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं, ऑयल पाइपलाइन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आप उनका मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर पैनल लगे हुए हैं, हाइडल प्रोजेक्ट है। तो इस किस्म की डेवलपमेंट ऐसा है कि मान के चलिए ये परमानेंट किस्म का एक स्ट्रक्चर बन गया है, जिसके वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या बॉर्डर का एक कैरेक्टर जो है या कैरेक्टरिस्टिक पूरा चेंज हो गया है। ये परमानेंट किस्म की एक सेटलमेंट हो चुका है, जिसके वजह से भारत के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में होगा। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, सिर्फ रोड बनाने से, हेलीपोर्ट बनाने से, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। इनकी मेंटेनेंस और पॉपुलेशन को इस किस्म की उधर बिल्डअप किया जाए, लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए। हमारे टूरिज्म, सुधाकर जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि समय का अभाव है। हमारे साथ एक मेहमान और हैं, अजय हैं। अजय से मैं जानना चाहूंगा कि जब भी भारत कोई सरहद पर कोई भी परियोजना लेकर आता है तो चीन को सबसे पहले तकलीफ होती है, तो क्या ये जो परियोजनाएं आ रही हैं तीर सही निशाने पे लग रहा है, हम ये मान सकते हैं? जी देखिए, चीन का काम है प्रोटेस्ट करना। अगर आप इतिहास देखें, पिछले जब से हमारी आज़ादी हुई है 47 में, चीन ने प्रोटेस्ट रह रह के किया है। 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 90 के दशक में। अरुणाचल को स्टेटहुड मिली थी सन 85 या 86 में, तब चीन ने बड़ा हंगामा किया था। 88 में जाके फिर हंगामा किया था।
90-94 में फिर किया था। तो चीन ये रह रह के करता रहता है। उनका एक जिसे फॉरेन पॉलिसी है कि जो भी इंडिया एलएसी के आसपास सीमावर्ती इलाके में आसपास करेगा तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट करना है, उनकी फॉरेन पॉलिसी है। तो उस फॉरेन पॉलिसी को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जवाब है। ये सड़कें तो जमीन पे बन रही हैं और ऊपर से जो हमारा कूटनीतिक जवाब दिया जा रहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो जवाब अपनी तरफ आप देख ही लेते हैं। हर रोज दर्शक आपके टेलीविजन में देखते हैं कैसे कूटनीतिक जवाब दिया जा रहा है। ये सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल पे टैक्टिकल रिस्पॉन्स है। अजय, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेजर जनरल सुधाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, कार्यक्रम हमें यहीं पे समाप्त करना होगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़।